ईईएम में हमने ट्रांसफार्मर वाला जो चैप्टर था वो पढ़ा। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। सबसे पहले इसमें जो आपको ईएम समझने के लिए इसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है। तो देखो, जो इसमें बेसिक्स है तभी आप सीख पाओगे आगे जो केवीएल और केसीएल को करना। जैसे इनमें कुछ थ्योरम्स है, फर्स्ट चैप्टर में नॉर्टन्स थ्योरम्स है और थेवेनिन्स थ्योरम है और किरचॉफ्स लॉ है। ओम लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओम पहले की क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे ओम लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है। और अगर हम I इक्वल टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। जितना हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतनी करंट हमारी क्या होगी, धीरे धीरे फ्लो होगी। और जितना कम हम रेजिस्टेंस रखेंगे तो करंट क्या होगी, ज़्यादा बहेगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक डायरेक्शन में, उस पर ये निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। यदि फ्लो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो करंट फ्लो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करंट का जो भी करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। जो सबसे ज़्यादा करंट का जो उत्पादन होगा वो किसमें माना जाता है, कंडक्टर में माना जाता है। क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तीव्रता से काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। फिर क्या होता है, इंसुलेटर में ये काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंडक्टर में क्या होता है, ये करंट का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो मतलब करंट इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्या होती है, फ्लो होती है। और जो जैसे कि आपकी वो करंट होगी तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हुआ होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो भी करंट आपकी बह रही है उसके अपोजिट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जैसे कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू वोल्टेज, आई करंट, और ये रेजिस्टेंस है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे। ये देखो, ये बल्ब जल रहा है इसमें, तो हमने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को जैसे ही ऑन किया तो करंट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ये करंट बह रही है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये ई वाले इलेक्ट्रॉन से ये इसके उल्टे फ्लो हो रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो इस तरीके से ये काम कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इसके अपोजिट जा रहे हैं। ये ई वाले करंट इसके प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। अ सिंपल क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर अ बल्ब व्हेन स्विच इज ऑन। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, आपके घर में भी जैसे बल्ब होगा, स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। और करंट किस ओर बह रही है, क्लॉकवाइज। ये करंट बह रही है और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। वो current is conventionally considered to flow from positive to negative terminal, and the electrons actually flow from negative to positive. The bulb glows when current flows through it. अब आता है किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। देखो, किरचॉफ लॉ समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ करंट देख रहे हो आप, I1, I2, I3, I4, I5। कुछ तो अंदर की तरफ आ रही है और कुछ क्या हो रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है। जैसे I1 और I2 अंदर की तरफ जा रही है और I5 और I4 ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये क्या कहता है लॉ, इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है, किसका, किसी भी नोड, नोड क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे लाइनें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो नोड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट तीन तो आ रही हैं और दो जा रही हैं। तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे डेफिनेशन देखेंगे, द टोटल टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और अ नोड इज इक्वल टू द चार्ज लीविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ये, द algebraic sum of every current entering and leaving the node has to be null। मतलब जो algebraic sum है इन सबका, करंट क्या अंदर जाने का और करंट के बाहर बाहर जाने का, किसी भी नोड पर वो क्या है, नल। नल मतलब क्या हुआ,
जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीन क्या ले रहा है, ये प्लस ले रहा है, I1 I2 I3 इसको ले रहा है प्लस, और इसको क्या ले रहा है -i4 -i5, जो क्या हो रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, उसको क्या कर रहा है -i4 -i5। अगर हम इक्वल टू के इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये i2 प्लस i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू क्या हो जाएगा i4 प्लस i5, तो ये इसके बराबर होगा। इसी तरीके से क्या होगा, जो सेकंड लॉ है वो कहता है द वोल्टेज अराउंड द लूप इक्वल्स टू द सम ऑफ एवरी वोल्टेज ड्रॉप इन द सेम लूप फॉर एनी क्लोज्ड नेटवर्क एंड ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। कोई भी अगर क्लोज्ड नेटवर्क है उसमें जो एल्जेब्रिक सम होता है किसका, वोल्टेज ड्रॉप का, वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे इसमें है ये ए बी सी डी एक क्लोज्ड लूप है, तो यहाँ पे वी ए बी प्लस वी बी सी, वी बी सी प्लस वी सी डी और वी डी ए क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉ में ये दो चीजें हैं, एक है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और ये क्या है, ये है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी, अगर आप मेथड समझ जाओगे तो काफ़ी आसान होते हैं। तो इसके बाद में वो आपको मैं बताऊंगा।